जमील अख्तर बेग साहब, एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं या इंडस्ट्री की बात करते हैं, हमने जब पाकिस्तान बना एक नारा लगा एग्रीकल्चर मुल्क है हमारा। उसके बाद 60 की दहाई में हमने नारा लगाया हम इंडस्ट्रियल मुल्क है। इन 5 सालों में अगर हम तफसीली जायजा लें तो आप समझते हैं वो एग्रीकल्चर में हम कामयाब हुए हैं या इंडस्ट्री में हम कामयाब हुए हैं 2020 से 25 तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अयूबी साहब, आपने ये सवाल किया है कि हम कामयाब हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आप पॉजिटिव सोचते हैं कि जी कामयाब हुए हैं। मैं जरा डिफरेंट अंदाज से बात करता हूँ। ये जितने भी फिगर्स हैं, जीडीपी इतना हो गया, रेशो इतनी हो गया, हमारा इतना जीडीपी बढ़ गया, ये सर इसका जो डाटा है, जो बेसिस है, वो ही गलत है, वो रिलायबल नहीं है। आप किसी स्टैटिशियन के साथ बैठ के बात करें, किसी इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के बात करें, वो आपको जो डाटा देगा उस पर वर्कआउट करके दे देगा, उस पर फिगर्स वर्कआउट करके देगा, उस पर रिजल्ट दे देगा, उस पर रिकमेंडेशन दे देगा। वो ये कहेगा डाटा आपने जो दिया इसकी बेसिस पे ये रिजल्ट। तो अगर आपको डाटा ही गलत है तो आपके रिजल्ट तो सारे गलत हो गए। ना आपके पास ये डाटा है कि आपकी आबादी कितनी है, ना आपके पास एक्यूरेट डाटा है कि आपकी औरतें कितनी है, बच्चे कितने हैं, कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, कितने भूखे हैं, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं। आपके पास कोई डाटा रिलायबल है ही नहीं है। आपके पास प्रोडक्शन कितनी है, बेल्स कितनी है, कितने टन गंदम पैदा हो रही है, कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी चीनी पैदा होती है, कितनी कपास पैदा होती है। आप कहां से ये सारी चीजें बना लेंगे? क्या ये जो आपको डाटा दिया जाता है वो एक्यूरेट होता है? वो सारा डिक्लेयर्ड होता है? जब वो सारा डाटा ही डिक्लेयर्ड नहीं है। आबादी तो आपकी एग्जिस्ट करती है ना जी, खाने वाले तो एग्जिस्ट करते हैं ना। उनका हिसाब रखें या ना रखें, कपड़े भी पहने जा रहे हैं, रोटी भी खाई जा रही है, जूते भी पहने जा रहे हैं, गाड़ियां भी चलाई जा रही हैं, पेट्रोल भी खरीदा जा रहा है, लाज मुआवजा कॉपी पेंसिल सारा कुछ खरीदा जा रहा है। वो तो एक्यूरेट है। आपका जो डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स हैं वो ठीक नहीं है। अब शुगर माफिया, शुगर क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी इकोनॉमी में बनाई गई है? क्या शुगर आपके लिए कुछ जरूरी है खुराक में? क्या मेजर कंपोनेंट है शुगर? वो बना दिया गया। कमाई करनी है, पैसे बनाने हैं, आपने एग्रीकल्चर को तबाह करना है, आपने कॉटन को तबाह करना है, आपने शुगर गन्ना लगा। गन्ना कौन सी ऐसी फसल है जिस पे पूरा मुल्क बेस करता है? मुझे पता है ना कि गन्ना इंपॉर्टेंट फिगर नहीं है, इंपॉर्टेंट क्रॉप नहीं है। ना उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना उसको खा सकते हैं। खाने पे भी डॉक्टर कहते हैं ना खाए। बेकरी आइटम जो कही जाती है वो भी इंजूरियस टू हेल्थ है। अब बनाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। ये सारे डाटे, ये इंफॉर्मेशन खास वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए होती है। तो कहां से हम अंदाजा करेंगे कि हमने तरक्की की है? कहां से हम कहेंगे कि हमने इंप्रूवमेंट की है? फिर आपका ये सवाल होगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमने तरक्की की है, तनज़्ज़ुली की है, बेहतरी की है? बड़ा सादा सा सवाल है, सादा सा जवाब है। आप अपनी आवाम को देख लें। अगर तो आपकी आवाम खुश है, प्लेजर है, बेहतर है, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो गया, खुराक उनकी बेहतर हो गई, तो आपने तरक्की की है। आवाम ने 2024 के इलेक्शन में 23 के बता दिया था हम खुश नहीं है। फिर आपकी इंडस्ट्री कहाँ तरक्की कर रही है? एग्रीकल्चर कहाँ तरक्की कर रही है? एवरीथिंग इज मेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। ज़राअत, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, इंडस्ट्री, हुकूमत खुद बजाते खुद एक मकसद नहीं है। ये इनका मकसद आवाम के लिए, इंसानों के लिए। अब इंसान अगर मर रहे हैं तो आपकी एग्रीकल्चर क्या है? इंसान अगर आपके मर रहे हैं तो आपकी ज़राअत क्या है? आपकी इंडस्ट्री क्या है? वो इंडस्ट्री नहीं। आपने तनज़्ज़ुली की है, बैक गियर लगाया, रिवर्स। हाँ, फिगर्स आप जो मर्जी बना लें, इतनी हमारी ग्रोथ होगी, इतनी इंडस्ट्री लगी, इतनी ये हो गया, इतनी एग्रीकल्चर में ग्रोथ है, इतनी ये। कहीं बाजार देखे दुनिया में क्या? अगर सूरज निकला हुआ है तो हम कैसे कहेंगे ये बादल आए? सूरज निकला हुआ है। एग्रीकल्चर में भी अगर हम कामयाब नहीं हो सके, इंडस्ट्री में भी कामयाब नहीं हो सके, दोनों में शर्मिंदा है, तो तीसरा हाल फिर सर्विसेज है, उसमें हमें चले जाना चाहिए। आईटी सेक्टर मसाल के तौर पर चले जाना चाहिए। ठीक, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आईटी सेक्टर में आप बेहतर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में बेहतर सकते हैं, अकाउंटिंग है, लॉ है, और बेशुमार फील्ड है। फिर उसके लिए तो ये है कि आपकी आवाम पढ़ी लिखी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। आपने एजुकेशन का भी सत्यानाश फिर के रख दिया, तबाही करके रख दी है। मैंने ये इस दफा सुना है कि या पिछले साल मैंने गौर किया कि सर्दियों की छुट्टियां होती, पंजाब में, सिंध में, इधर सर्दियों की छुट्टियां हुई। वो छुट्टियां हमारे दौर में वो क्रिसमस की छुट्टियां होती थी। सर्दियों की छुट्टियां नहीं, सर्दियों की छुट्टियां तो मरी या उस अगले इलाकों में होती थी। इधर गर्म इलाकों में कहां सर्दियों की छुट्टियां थी? इधर जनाब पूरा जनवरी आपने सर्दियों की छुट्टियां कर दी। अभी थोड़ा सा मौसम आगे आएगा तो आपने फिर गर्मी की छुट्टियां कर देनी है। छुट्टियों पे रहता आपका एजुकेशन सेक्टर आपने तबाह कर दिया। उनकी तरबियत का बीच में आंसर ही खत्म हो गया। जिम्मेदारी का हम डील करते हैं बच्चों के साथ, हमारे पास आते हैं बच्चे, वो कोई एजुकेशन वाली बात ही कोई नहीं। जब एजुकेशन नहीं होगी, इल्म नहीं होगा, तो आईटी सेक्टर में या कहाँ जाएंगे, क्या पैसा कमाएगा? किस तरह आप आवाम को, कि वो एक जिम्मेदार शहरी हो ही नहीं सकता
अगर उसकी वो तरबियत नहीं है। कि दोनों सेक्टर को हम किस तरह दुरुस्त कर सकते हैं? बहुत आसान है काम। अगर आसान है तो अफलातून बैठे हुए हैं सीएसएस कर करके के जो बैठे हुए हैं, फिर वो क्यों नहीं कर पाते? मेरे जो आम आदमी को पता है कि दुरुस्त हो सकता है, तो उनको नहीं पता। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान काम है। देखिए, आप एग्रीकल्चर को बेहतर करना है तो उसकी मिनिमम सेलिंग प्राइस फिक्स करें, उसको 4 पैसे दें जो उगाता है। ये क्या आपने कर दिया कि आलू 500 रुपए मन बिक रहे हैं और इतना अखराजात, महंगा महंगा अखराजात, इनपुट बढ़ा दी आपने, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा दी, बीज खाद सारा बढ़ा दिया, तो सेल प्राइस बिल्कुल जीरो कर दी, तो कैसा बेहतर होगा? कौन सा जिम्मेदार, कौन सा बिजनेस है जो कॉस्ट ऑफ सेल से कम बेचा जाए तो वो बिजनेस ग्रो कर रहा हो? आप फिर कहीं जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, कौन सी ग्रोथ हो रही है? फार्मूला भी सिर्फ किसानों पे ही। गंदम का जब गंदम आती है तो उसके रेट वो 2000 से 2000 कर दिया, किसी ने 2500 कर दिया, किसी ने 3000 कर दिया, कास्ट भी नहीं पूरी होती। काश्तकार से आपने 1800 रुपए 2200 रुपए गंदम खरीदी है, अभी मुझे पता चला 4800 रुपए मन गंदम है। 6000 8000 का आटा मेरा 7000 में। तो कौन सा जीडीपी, कौन सा बड़ा है, कौन सा ये फार्मूला इख्तियार कर रहे हैं? क्यों नहीं आप ये कहते हैं कि जितनी कॉस्ट है उस पे इतना परसेंट प्रॉफिट रख के आप बेचें तो आवाम आसान हो जाएगी। अब जो जितने भी पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर में, उसका रेट कॉस्ट निकाल के देख लो, उनसे कहते हैं 10% या 15%। आप जितना सेल टैक्स लेते हैं या इनकम टैक्स लेते हैं उतने परसेंट रुपए लगा दे, प्रॉफिट रख के हर साल ये जितना होगा उतने प्रॉफिट, ये कॉस्ट है, ये वो है, तो पास ऑन होगा, लोगों को चीजें सस्ती मिलेगी, लोगों की आसानी होगी। तो कौन सा ये मुश्किल काम है? आज तक कोई रेट फिक्स नहीं किया गया। कभी कभी कुछ साल हुआ था गंदम का रेट फिक्स कर दिया, इतने गंदम हुकूमत। ये इकोनॉमिस्ट कहते हैं इंडिपेंडेंट मार्केट होनी चाहिए। ये सर बेसिकली हमारे पाकिस्तान के लिए फेलियर किस्म का थॉट है, नजरिया है। जब इंडिपेंडेंट मार्केट वहां होती है जब आप कंपटीशन होता है, जहाँ कार्टेल बन जाते हैं, वहाँ ये चीजें सक्सेसफुल नहीं है। इंडिपेंडेंट मार्केट का मतलब यह है कि एक चीज 1000 रुपए की है तो कोई मुनाफा लेना चाहता है तो दूसरा 900 रुपए कर देगा, तीसरा 850 रुपए कर देगा, नहीं यार मुझे इतना सा मुनाफा चाहिए। यहाँ तो उधर जब जिम्मेदार के पास चीज आती है, इंडिपेंडेंट मार्केट ये है कि जब सप्लाई बढ़ती है आप चीजें बिल्कुल नीचे डिप कर देते हैं सप्लाई, और जब डिमांड बढ़ती है आप डबल रेट कर देते हैं। जो स्टॉकिस्ट है वो बना रख के बैठ जाता है और रेट डबल कर देता है अगले दिन। आज ये रेट है जी, ये कौन सी इंडिपेंडेंट मार्केट है? ये कौन सा ऑनेस्ट प्रैक्टिस है? और माफिया को पकड़ने वाला भी नहीं है। तो सर आप पकड़ते हैं इसलिए नहीं कि आपकी थ्योरी ये, आपका लॉ ये है कि मार्केट अपनी फोर्सेस रेट खुद फिक्स करेगी, मार्केट खुद फिक्स, कहाँ ये फिक्स करेगी? 1800 चीज 2000। एग्रीकल्चर का ये हाल है, फिर इंडस्ट्री का उससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। इससे भी बुरा हाल इसलिए है, यही फार्मूला आप अप्लाई करें डिमांड एंड सप्लाई वाला। जब आप सारा रॉ मटेरियल, मैक्सिमम रॉ मटेरियल आपको एग्रीकल्चर से मिले। वैसे जमील अख्तर भाई साहब, 25 दिसंबर का दिन दुनिया में मनाया जाता है, उनकी ईद होती है, उनके ऑर्डर होते हैं गारमेंट्स के। जो हमारे पाकिस्तान में इतनी बड़ी गारमेंट्स है, अगर उनके दुनिया के ऑर्डर ही कपड़े के पकड़ लें गारमेंट्स के, तो सारा साल तो पाकिस्तान वो ऑर्डर पूरे नहीं कर सकते दूसरे मुल्कों के। बात हम ये कह रहे थे कि आपने रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लेते हैं, फिर आगे इंडस्ट्री का हमारे अनफॉर्चुनेट ये है कि इंडस्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने ज्यादा बनाई हुई है, उस पर लोड हम ज्यादा कर देते हैं। फाइनेंसिंग, डायरेक्टर सैलरीज, बिजली, पानी और बेशुमार एक्सपेंडिचर, जो तमाम लेयर एक्सपेंसेस जो भी हम उस पर लोड कर देते हैं। फिर उसकी हम सेल प्राइस बनाते हैं, सेल प्राइस पे भी हम मुनाफा रखते हैं बहुत ज्यादा। फिर उसको हम मार्केट में फ्लोट करते हैं, जी ये चीज इतने की बिकेगी। जब वो नहीं कोई खरीदता तो आपकी चीजें पड़ी रह जाती हैं। एक कपड़े पे कितना कॉटन लगती होगी? 100 रुपए की, 200 रुपए की, और वो कपड़ा सूट 5000 का बिक रहा है, तो उस पर अंदाजा करें कितनी कॉस्ट, कितनी प्रोसेसिंग, कितने प्रॉफिट, कितनी चीजें अपलोड हो गई है। तो अगर वही कपड़ा अगर आपको 1000 रुपए का मिले तो आप 3 सूट ले लेंगे, अभी आप एक लेना मुश्किल आपको होगी। तो जब सेलिंग प्राइस कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगी, लोगों के पास, आपकी मेजॉरिटी क्लास सैलरी क्लास है, सबसे ज्यादा टैक्स देती है। सैलरी क्लास की बदनसीबी, बदकिस्मती, उसकी फिक्स सैलरी होती है, साल के बाद बढ़ती है, किसी की नहीं बढ़ती, किसी की जॉब चली जाती है। उसी बजट में उसने अपना घर चलाना होता है। घर नहीं चलाना, तो पूरी जिंदगी चलानी होती है उसने। बच्चों की शादियां, बच्चों के एजुकेशन, शादियों के बाद देखी बदी, ससुराल का खर्चा, बच्चों के ससुराल का खर्चा, पता नहीं क्या क्या यहाँ हमने आजाब पाले हुए हैं, वो सारे उसमें उसी ने उठाने होते हैं। कुछ उसने कुछ पैसा पास अंदाज करके रखता है, कुछ बचा के रखता है, कुछ इन्वेस्ट करता है तो आगे स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉड कर जाती है, बैंक फ्रॉड कर जाते हैं, उधर मर जाता है, प्लाटों में फ्रॉड हो जाता है, वो बेचारा पता नहीं कहाँ जाए। उसकी फिक्स इनकम है, उसमें उसने गुजारा करना होता है। प्राइसेस के
रोज बढ़ती हैं। कभी टमाटर की प्राइस कुछ होती है, भिंडी की प्राइस कुछ होती है, ऑयल की प्राइस कुछ होती है, शुगर की प्राइस कुछ होती है, पत्ती की प्राइस कुछ होती है, डब रोटी की प्राइस कुछ होती है। टैक्स निजाम में हम अगर बात करें, इन 5 सालों में जो सलाहत के रिफॉर्म्स के नारे थे, FBR की परफॉर्मेंस और टैक्स अहदाफ, क्या बेहतरी की तरफ हम गए 5 सालों में? ये अगेन आपने जो बात की है, जिससे ये वो बात है जिससे हम खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। ये जो टैक्स कलेक्शन है, इसमें टारगेट फिक्स करना, उस पर इम्प्रूव करना, इसमें FBR की कोई कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल क्लियर। टारगेट FBR पूरे नहीं करता। नहीं, FBR नहीं करता। वो फिर कौन पूरे करता है? वहाँ पूरे करती है बेचारी। विद होल्डिंग के जरिए जो टैक्स लिए जाते हैं। पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया तो साल उसी रेशो से सेल टैक्स, उसी रेशो इनकम टैक्स बढ़ गया आपका। बिजली का रेट बढ़ा दिया तो आवाम पे बिजली का बोझ पड़ा तो साथ टैक्स का बोझ भी पड़ा, वो भी दे रही है। तो आपने डॉलर रेट को फ्लक्चुएट कर दिया। आवाम को पता ही नहीं मैं कौन कौन से टैक्स अदा कर रहा हूँ, कौन से टैक्स दे रहा हूँ। ऐसे टैक्सेस की बारिश हो रही है, गवर्नमेंट के खजाने में जा रहे हैं, खुद ब खुद हो रहा है। इसी यही वजह पाकिस्तान में हमारा जो कल्चर है वो नहीं पनप सका, क्योंकि हमारे एक मजाज है, अगर गाड़ी हम लेने जाएं तो उससे कहें कि गाड़ी वाले के इसमें 50,000 टैक्स देना है, वो 50,000 बचाने के लिए नए नए हर इस्तेमाल कर लेगा, टैक्स नहीं देगा। अगर उसकी कीमत इसकी डेट नहीं 2 लाख है, 2 लाख की खरीद लाएगा, अब उसको नहीं पता 50,000 उसमें टैक्स भी कट गया। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज ऐसी बना दी हैं टू फैसिलिटेट द ब्यूरोक्रेसी, टू फैसिलिटेट द FBR वाले घर बैठे रहे और पैसे आते रहे, 24 घंटे आपके पैसे आ रहे हैं। फिर FBR के अफसरान के पास मिलने के लिए जाओ, उनके पास जाओ, मीटिंग्स किसी से मुलाकात करना भी बहुत मुश्किल है। वो फिर सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं अफसरान? मीटिंग्स ही करते हैं या गप्पे लगाते हैं, चाय पीते हैं। जब विद होल्डिंग के जरिए तमाम टैक्सेस आ जाएंगे फिर FBR की परफॉर्मेंस तो ना होने के बराबर है। जैसे पहले टूल प्लाजों पे सब सारे बंदे बैठे थे, अब तो कोई भी नहीं बैठा होता, ऑनलाइन सारा कर दिया। फिर इसको भी सारे सिस्टम करते हैं, विद होल्डिंग पे जब जा चुके हैं तो ये भी काम इस तरह ही हो जाएगा और आपका टैक्स इकट्ठा हो रहा है। अब मकसद आपका टैक्स इकट्ठा करना, आपने आवाम को तंग करना, ब्यूरोक्रेसी को भर्ती करना। ये FBR के तो यही काम है कि भाई कभी रिफंड जोन आप बना दे, वहाँ कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वहाँ बुक कर दिए, भाई वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, कोई रिफंड नहीं दे रहे, कोई रिफंड प्रोसेस नहीं हो रहा, कोई रिफंड मिल नहीं रहा। पूछे आप टैक्स कम्युनिटी से आप डील करते कितने लोगों को रिफंड मिला है? तो अगर मिला नहीं तो रिफंड जोन क्यों बनाया आपने, किस लिए बनाया? वो दरख्वास्त 6-6 माह से पड़ी, साल से। वो क्राइटेरिया इस तरह सख्त बना दिया, किसी का नंबर आएगा अगले साल में, किसी का नंबर अगले साल में आएगा। वो सिर्फ फास्टर जो सिस्टम बनाया उसमें शायद किसी को मिल जाए तो मिल जाए जल्दी, बाकी दूसरे सिस्टम में तो जाके बहुत मुश्किल। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो फिर क्या काम किया आपने? यहाँ से परफॉर्मेंस देख ली। इसके अलावा आपका सिस्टम आ गया, सिस्टम भी आपका नहीं चलता। रिटर्न को वक्त आते हैं जब वो नहीं चलता, जब आप चला काम करना चाहते काम नहीं, तो रिटर्न नहीं फाइल होती, टैक्स जमा नहीं होते, चलान नहीं बनते। PRA भी ले ले, जितने भी प्रोविंशियल अथॉरिटीज उनके सिस्टम ले ले, FBR का ले ले, हमने बेशुमार चलान नहीं बनते। तो मतलब टैक्स निजाम पे भी हम फिर शर्मिंदा ही हैं, इसमें भी खुशी का इजहार क्या कर सकते हैं? मिजरेबली बड़ी डिस्टर्ब्ड है। आपको एहसास ही नहीं है कि कितने मसाइल में हमारी आवाम जो टैक्स दे रहे हैं, चलान क्यों नहीं बनता भाई? ये क्या बात हुई? बैंक से पैसे निकलवाने लाइन पे लगे, आटा लेना लाइन पे लगे, चीनी लेनी लाइन पे लगे, आप टैक्स जमा करवाने लाइन में लगे, रिटर्न जमा करें लाइन में लगे, रिटर्न में बैठे आप, घूम रहा है सिस्टम, घूम रहा है, आप रिटर्न नहीं जमा करा रहे। सेल टैक्स के मसाइल भी हल हो रहे हैं, जिनकी ट्रांसफर है वो उनके केस हल नहीं हो रहे, जुरिडिक्शन जो जिनके उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, ब्लैक लिस्टिंग में ये लोग टैक्स देना चाह रहे हैं, लेना नहीं जा रहे, उनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, बगैर घर बैठे ऑर्डर पास कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दे। वो टैक्स आपको दे ही रहा ना भाई, क्यों ब्लैक लिस्ट किया? लेकिन अब तो एक नया भी सिलसिला शुरू हो गया, छापे मार के रिकॉर्ड भी उठा लेना, उनकी प्रेमिस को भी सील कर देना। ये भी बड़ा जुल्म है। एक बंदे के ऊपर एक सारी जिंदगी अपना टैक्स दे रहा है बंदा, और एक छापा पड़ा है, उसका रिकॉर्ड भी उठा लिया, उसको सील भी कर दिया, लोगों की नजरों में वो चोर बन गया, बच्चों की नजरों में वो चोर बन गया, जो बकायदगी से टैक्स दे भी रहा है आपको, उसके बावजूद। मेरा एक क्लाइंट है, मैं नाम नहीं ले सकता, उस पे 175 लगा दी, उन्होंने कहा जी आ जाए बैठे। हमने कहा जी आपने चेक करोगे? चेक करें। हमने आपके ट्रक गिने, उनके ट्रक माल हमने जो निकलता है वो हमने देखना जी, देखें। उन्होंने कहा जी आप साथ भी चले, जहाँ वो छोड़ने जा रहे हैं वहां भी जाए। महीना बैठे रहे। उन्होंने कहा जी हमारा तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है कोई चीज लेता है तो उसका भी बिल बनता है। बहुत शुक्रिया जमील अख्तर बेग साहब, नाज़रीन हमारा एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। सिस्टम दुरुस्त हो सकता है, उसको लिए नीयत आपको अपनी दुरुस्त करनी पड़ेगी, और सेक्टर से मुतल्लिका स्टेक होल्डर है उनके साथ बैठ के आपको मौशी पॉलिसी बनानी पड़ेंगी, इनसे बैठ के आपको टैक्स के रेट मुतय्यन करने पड़ेंगे। जब तक हकायक और स्टेक होल्डर को साथ नहीं बिठाएंगे, IMF की डायरेक्शन पे या ब्यूरोक्रेसी की डायरेक्शन पे जो भी पॉलिसी बनेगी, जो भी कानून बनेगा, वो न अवामी मुफाद में होगा, न मुल्की मुफाद में होगा। अगर हमने ज़राअत पर फखरिया अपनी पेश करनी है, फ़ख्र करना है, अपनी इंडस्ट्री पर फ़ख्र करना है, टैक्स निज़ाम पे फ़ख्र करना है, तो फिर सिस्टम भी वैसे ही बनाए जिस पे अवाम को भी फ़ख्र हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।